तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और आज हम लोग आगे बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सीधी बात में बकवास, सीधे प्रश्न पे आते हैं क्योंकि समय का अभाव है। 16 देखते हैं कि क्या कह रहा है कि गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? गंगा के निचले मैदानों की। तापमान कथी है? उच्च रह रहा है और आर्द्रता, आर्द्रता भी क्या है यहाँ पे? हाई है। तो अगर दोनों तापमान भी ऊंचा है, आर्द्रता भी हाई है, तो मतलब कौन सा क्षेत्र है? वर्षा वाला क्षेत्र है। मतलब वहां पे वर्षा ठीक ठाक होती है, ठीक बनी रहती है। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो अब बताइए। अब यहाँ में देखिएगा, धान, कपास, गेहूं, जूट, धान, जूट, गेहूं और कपास। अब गेहूं देखिए, इसमें यहाँ बात की जाएगी है गेहूं की। गेहूं ठंडा क्षेत्र का फसल है, मतलब रबी का फसल है। रबी के मौसम में गेहूं को बोया जाता है। तो वहां में तापमान ज्यादा नहीं चाहिए और न ही आर्द्रता ज्यादा चाहिए, न ही वर्षा ज्यादा चाहिए। वर्षा कम चाहिए, तापमान कम चाहिए, आर्द्रता कम चाहिए। तो आप देखे होंगे ठंडा के मौसम में चेहरा फटता है या हाथ वगैरह, ओठ वगैरह फटता है। मतलब मौसम बहुत ड्राई होता है। ड्राई मतलब सूखा होता है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी लोशन का। तो लेकिन यहाँ बात कर रही है आर्द्रता की। आर्द्रता है तो गेहूं तो होगा नहीं, क्योंकि यह ठंडे मौसम की फसल है। तो इसलिए बी खत्म खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 50-50 पर। अब या सी होगा या ए होगा। अब देखिए, कह रही है गंगा के निचले मैदानों में। तो गंगा के निचले मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती होगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती होगी। लेकिन जो कपास जो है, किस मिट्टी में उपजती है? काली मिट्टी में। लेकिन गंगा के निचले मैदानों में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ मिट्टी में कपास की खेती होगी नहीं, उसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। इसलिए कपास भी नहीं होगा। तो आपका ये अभी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बचा क्या? सी। कितना लॉजिक से क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया आसानी से। सबसे पहले क्या, बस प्रश्न को ढंग से पढ़ना है कि गंगा के निचले मैदानों कि यहाँ वर्ष भर जलवायु और उच्च तापमान के साथ आर्द्रता बनी रहती है। मतलब तापमान हाई है, आर्द्रता भी हाई है, तो मतलब वर्षा वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, मतलब वर्षा वाला फसल होगा। तो सबसे पहले बात होता है गेहूं का। गेहूं नहीं होगा क्योंकि यह ठंडा वाला फसल है, तो यह खत्म। ड्राई वाला मौसम वाला फसल है। दूसरा है कपास। कपास होती है काली मिट्टी में, लेकिन गंगा का जो निचले मैदान है वहां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में कपास की खेती नहीं होगी। कथी का होगा? काली मिट्टी में। इसलिए कपास भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी खत्म हो जाता है, तो बचा सी। तो इतना लॉजिक से, आसानी से, बस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने से, बारीकी से पढ़ने से प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है। तो आप भी जब प्रश्न सॉल्व करें तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, ढंग से पढ़े। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यू टर्न कहाँ लेती है? नामचा बरवा में, एक जो अरुणाचल प्रदेश में रीजन है। तो यहाँ पे जैसे कि यह हिमालय का रीजन है, तो ये जिसमें लेते हैं कि हिमालय का रीजन है। और हिमालय क्या होती है ना कि यहाँ से आकर के ऐसे झुक गई है। तो वही
मणिपुर में, नागालैंड में, और यही हिमालय का छोटी छोटी जो रीजन है यहाँ पे है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि यह ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है। तो यहाँ से जैसे कि हिमालय झुकी गई है, नहीं करेगी, समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित हो रही है, तो इसी से होकर के प्रभावित हो रही है। और हिमालय जैसे झुक गई है तो ब्रह्मपुत्र नदी भी नहीं यहाँ पे इसे नदी भी नीचे झुक जाती है, यहीं से टर्न लेती है, कहते हैं यू टर्न लेती है, एक यू टर्न लेती है। तो कह रहा है कि कथन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है कि यू टर्न क्यों बनता है, उसका कारण बताना है। तो पहला कथन है कि वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, उन्हें हिमालय का जो उत्थान हुआ था इसी कारण नहीं, ये कारण हुआ था बेंड कारण। हिमालय क्या हो गया कि झुक गया था, जैसे हिमालय चल रही है तो हिमालय क्या हो गया, एकदम झुक गई है, बेंड हो गया, मुड़ गया है। तो इसमें वलित वलित का काम नहीं है, तो इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा। भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, नमन मतलब होता है झुकाव, मतलब बेंड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बेंड। तो मैंने झुक गया था, हिमालय में झुक गई है। अगर हिमालय यहाँ नहीं झुकी रहती, सीधे गई होती, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह अभी हमसे आगे सीधे निकल जाती। तो यह कथन हमारा सही है। तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक वृक्षों के कारण, नहीं ये सब नहीं है, हमको झुकाव के कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा कथन सी गलत हो जाएगा। और डी बोल रहा है कि बोथ, ये भी दोनों तक संगत है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल बी कथन सही है कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, क्योंकि हिमालय का झुकाव हो गया था तो ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से इसी कारण से यू टर्न लेती है, ठीक है। बहुत आसान सा है, सीधा सा है, बस प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कड़ा निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषता है, भारत के एक राज्य की विशेषता है। अब राज्य जो है आंध्र प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, कर्नाटक दिया है और तमिलनाडु दिया है। इसमें से कौन सी विशेषता किस राज्य की है वही बताना है आपको। कथन एक में क्या विशेषता दिया गया है, तो उत्तरी भाग शुष्क होगा, क्या होगा, शुष्क होगा, मतलब एरिड होगा या सेमी एरिड होगा, उत्तरी भाग शुष्क होगा। तो आप आइए, राजस्थान प्लस गुजरात, तो गुजरात का जो उत्तरी भाग है सेमी एरिड आता है, और राजस्थान का जो भाग होता है एरिड में आता है। यही दोनों जो क्षेत्र है ना आपको एरिड और सेमी एरिड में आता है, शुष्क वाले क्षेत्र में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, आप देखते हैं। तो आप देखिए, तो या राजस्थान होगा या गुजरात होगा। तो इसमें देखिए आपको आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, एरिड में नहीं आता है, कर्नाटक भी नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, बस क्या गुजरात, इसलिए गुजरात आंसर हो गया। शुष्क देखिए, शुष्क और शुष्क क्षेत्र, तो भारत में यही है, राजस्थान गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो आता है शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है, मतलब एरिड या सेमी एरिड रीजन में आता है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है, जो मतलब वहीं पे कपास की खेती होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो वही गुजरात का जो रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन है, वहाँ पे कपास की खेती होती है, ठीक है। और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। नकदी फसल मतलब जिसको हम बेच करके पैसा कमा सके, जैसे कि कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, आपको नकदी फसल के श्रेणी में आता है, जिसको बेच करके पैसा कमाया सकता है। तो बेचने में तो गुजराती का कोई हाथ है नहीं, ठीक है, बेचने में गुजराती बहुत आगे रहते हैं, समझदार के लिए सारा काफी है। तो समझ जाएंगे आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर आपका बी सही है, ठीक है। तो आराम से लॉजिक से बन गया, बस कथन पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन, अच्छा हम नहीं पढ़ते हैं, सूक्ष्म सिंचाई जिसमें क्या बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, कि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, सॉरी, कौन सा कथन सही है। तो आपको कथन एक पढ़ना है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सूक्ष्म सिंचाई होता क्या है, तब जा करके यह आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार सूक्ष्म सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई में क्या होता है ना कि पानी की खपत कम होती है। ठीक है, तो पानी की खपत कम होती है, और पानी का मतलब खपत मतलब पानी का उपयोग कम किया जाता है। और इसमें फसल की उपज अधिक होती है। जैसे बागवानी कृषि के लिए ये सब, या बागवानी कृषि के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। तो आप देखते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई में आता है एक नाम सुनेंगे आप लोग, ड्रिप सिंचाई का, एक सुने होंगे स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर सिंचाई। तो ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई में क्या होता है, एक में ड्रिप सिंचाई, एक स्प्रिंकलर सिंचाई। यह भी क्या है, एक सूक्ष्म सिंचाई का एक तरीका है। ड्रिप में क्या होता है ना कि बूंद बूंद, ड्रिप मतलब क्या होता है, बूंद होता है। तब बूंद बूंद पानी वह गिरता है और सीधे जड़ों तक पहुंचता है। स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या होता है कि फव्वारा टाइप का, झरना टाइप का, जिसे झरना में अपन नहाते हैं तब फव्वारा टाइप का पानी निकलता है और उस तरह से सिंचाई होती है। ठीक है, तो इसमें पानी का उपयोग कम होता है। जब पानी का उपयोग कम होगा तो जो भूमि की उर्वरता है वह बनी रहेगी, कम नहीं होगी, और जो वाटर टेबल है, माने भौम जल स्तर है, बनी रहती है, एकदम लेवल बराबर रहता है इसमें, क्योंकि पानी का उपयोग कम हो रहा है। तो जो भूमिगत जल है उसका दोहन कम हो रहा है, दोहन कम हो रहा है मतलब कि वाटर टेबल बना रहेगा। ठीक है, तो पढ़ा देखते हैं कि भूमि से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि सिंचाई कर रहे हैं तो पानी का उपयोग कम कर रहे हैं, सिंचाई कम मात्रा में उपयोग हो रही है, जितना जरूरी है उतना ही सिंचाई हो रही है। तो जो भूमि की उर्वरता क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, हानि कम होता है। यह वर्षाधीन, तो पहला सही है। आप देखिए क्या है कि वह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। देखिए एकमात्र जो कथन होता है ना, एक्सट्रीम वर्ड होता है। जहां भी देखे आपके मन में एक होना चाहिए कि भाई रुक जाओ, यह कथन हमेशा लगभग अक्सर गलत होता है। तो यह कह रहा है कि यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई की एकमात्र साधन है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जहां वर्षा नहीं होती है वहां सिंचाई क्या बस एक ही मात्र है कि बस सूक्ष्म सिंचाई से ही वहां पर सिंचाई होती है? नहीं, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहां सूक्ष्म सिंचाई के अलावा और भी सिंचाई के साधन होंगे। हो सकता है कि नहर खोल दे, नहर सिंचाई करे, तो ऐसा नहीं, इसलिए कथन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, बच गया आपको ए और सी में। आप देखना कथन नंबर 3 देखिए, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल, अभी बताया ना कि पानी का उपयोग कम हो रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कम कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग भूमिगत जल का दोहन हम कम कर रहे हैं। जब भूमिगत जल का दोहन कम हो रहा है तो इसलिए जो वाटर टेबल है मेंटेन रहेगा, बराबर होगा। ठीक है, कम नहीं होगी। तो यह भी कथन क्या है, सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आराम से सही हो गया, आसान था। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विशेषक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? किसकी बात हो रही है, ऑर्किड की, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्चिड, कहीं होगा इसमें ऑर्चिड, स्ट्रेटेजिक कल्टीवेशन क्लाइमेट कंडीशन डेवलप एक्सपोर्ट, ऑर्चिड। देखिए ऑर्चिड की बात हो रही है। ठीक है, तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे औषधि खेती होती है और क्या होती है, निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित होता है।
मतलब इतना खेती हो रहा है कि आप उसका निर्यात भी कर रहे हैं, बाहर बेच भी रहे हैं। तो ऑर्चिड की खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य प्लस पहाड़ी राज्यों में, माने पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऑर्चिड की खेती होती है। तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें पूर्वोत्तर राज्य में है और पहाड़ी क्षेत्र में है, वहीं पे क्या होगा, ऑर्चिड की खेती होगी। तो पहला देखिए आंध्र प्रदेश में, यह नहीं होगा, पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता है, ना ही पहाड़ी क्षेत्रों में। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में आता है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे ऑर्चिड की खेती होती है। मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। बस सिंपल है, आराम से। बस आपको ऑर्चिड के लिए पता होना चाहिए कि ऑर्चिड की खेती क्या होती है। तो खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में और खास करके पहाड़ी राज्यों में, जैसे केरल में हो गया है और तमिलनाडु में जो नीलगिरी क्षेत्र हो गया, उन सब क्षेत्रों में क्या होती है, कि ऑर्चिड की खेती होती है। तो आसान था, सिंपल था, और एक एक क्वेश्चन को कितना लॉजिक से आराम से सही किया गया है। तो आप देखते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम। धन्यवाद।